अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान और मैं हूँ किरण रसी। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि मेहनत कशों के लिए अच्छी खबर है। ताजिरों ने वजीर आजम से मुलाकात के बाद मेहनत कशों की कम से कम माहाना उजरत में इजाफे पर इत्तेफाक कर लिया है। इस मौके पर आर्मी चीफ भी मौजूद थे, जिनका कहना था कि मुल्क की तरक्की की खातिर हुकूमती पॉलिसियों के अमल दरामद में पूरा साथ देंगे। वजीर आजम से सनतकारों और ताजिरों के वफ्द की मुलाकात। ताजिरों ने मेहनत कशों की कम से कम माहाना उजरत बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया। सनतों के फरोग के लिए तवील मुद्दत पॉलिसियों के तसलसल पर भी जोर दिया गया। मुलाकात में आर्मी चीफ भी शरीक हुए। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क की तरक्की की खातिर हुकूमती पॉलिसियों के अमल दरामद में पूरा साथ देंगे। दिफाई पैदावार के शोबे में वसी मौके मौजूद हैं, जिनका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इश्तराक से फायदा उठाया जा सकता है। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत में आने से पहले ही पार्टी मंशूर में IT और टेक्सटाइल की बरामदात की पॉलिसी शामिल की थी। सबरात अब वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की 10 बड़ी कंपनियों ने पिछले साल 929 अरब रुपए मुनाफा कमाया। IT और टेक्सटाइल के साथ साथ दिफाई पैदावार और इंजीनियरिंग के शोबों पर तवज्जो दी जाए। सनतकारों ने हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों की तायद की और दौरे चीन के हवाले से तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म इमरान खान 4 रोज़ा दौरे पर कल चीन रवाना होंगे। मुतादिद शोबे मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। CPEC के तहत सरमायाकारी के नए मुआहिदों का इम्कान है। वज़ीर आज़म की चीनी सदर वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। ये दौरा 6 फरवरी तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म विंटर ओलंपिक्स गेम के इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म से चीनी ताजिर थिंक टैंक्स के रहनुमा और मीडिया नुमाइंदे मुलाकात करेंगे। चीनी कंपनियों को सस्ते ट्रेड रूट से आगाह किया जाएगा, जो पाकिस्तान से होकर गुजरता है। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं, कोरोना के बाइस आलमी सतह पर महंगाई बढ़ी। पाकिस्तान की बरामदात में 18% इजाफा और दरामदात में 23% कमी हुई है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि राशन कार्ड से 2 करोड़ लोग हर रोज मुस्तफीद हो सकेंगे। आलमी मार्केट में जो है कीमतें हर चीज की तकरीबन दुगनी हो गई हुई थी। उसकी वजह एक ही थी कि जो कोरोना के बाद जो है पूरी दुनिया खुली तो सप्लाई चेन्स के मसले हुए। पिछले साल जनवरी और इस साल जनवरी में हमारी बरामदात जो मजमूई तौर पे बढ़ी है वो 18% बढ़ी है और दरामदात 23% बढ़ी है, जिसकी वजह से हमारा जो अब खसारा है जो पिछले महीनों में $5 अरब तक चला गया था वो अब $3.25 अरब पे आ गया। पहले 6 महीने में हमने चीनी मंगाई थी। इस साल हमारे पास इतनी चीनी हो गई है कि जो ओवरऑल मार्केटों में आम दुकानदार के रेट की बात नहीं कर रहा, एक्स मिल रेट जो जिसपे अब मिल बेच रही है वो 81 से 84 रुपए पूरे पाकिस्तान में रेट है। पिछले 1 साल से आटे की कीमत जिस तरह पिछले साल इजाफा हुआ था, आपको याद होगा जनवरी फरवरी में, आज इस मुल्क में जो है आटे की कीमत में इस्तेहकाम आ गया माशाल्लाह। चीनी का भी मैंने आपसे जिक्र किया। आपको याद होगा पिछले साल अंडे की कीमतें भी जिस तरह बढ़ी थी, अंडे की कीमतें भी हालांकि सर्दियां हुई इस तरह नहीं बढ़ी। पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी से मुतालिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। वजारत खजाना के हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। अब पाकिस्तान को कर्ज जारी करने में कोई रुकावट बाकी नहीं रही। आज इजलास में कर्ज की मंजूरी हो जाएगी। कराची के सनतकार सुई गैस ना मिलने पर परेशान हैं। सनतकारों ने एहतजाज किया और सवाल किया कि सिंध की गैस सिंध को क्यों नहीं दी जा रही। सफदर अब्बास रिपोर्ट करेंगे। कराची की सनतों में गैस बंदिश, सनतकार सड़कों पर आ गई। SLGC सदर दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। सनतकारों ने कहा कि पैदावार और बरामदात मुतासिर हो रही हैं। पहली डिमांड ये है कि गैस को बहाल किया जाए। नंबर 2 हमारी डिमांड ये है कि जिनके डिस्कनेक्शन किए हैं आपने उनको रेस्टोर फौरी तौर पर किया जाए। हमारा मुजाहिरा हमारे पेट के लिए है, हमारे मजदूरों के पेट के लिए, उनकी नौकरियों के लिए। MD SLGC इमरान मनियार ने 10 से 15 रोज में सूरत हाल बेहतर होने की यकीन दहानी करा दी। ज्यादातर हमारी जो सर्दियों में जो गैस है वो बलूचिस्तान जाती है, तो अगले 10-15 रोज की और मुश्किल है और उसके बाद इंशाल्लाह बलूचिस्तान से वॉल्यूम आना शुरू होगा तो यहाँ पे बहुत घरों पे और इंडस्ट्री के हम प्रेशर रिलीव कर सकेंगे और गैस प्रोवाइड कर सकेंगे। एहतजाज में कराची के 7 इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत सनती मजदूरों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अभी आपको हम खबर दें कि बलूचिस्तान के इलाके नौशकी और पंजगोर में धमाके और फायरिंग की आवाजें सुनी गई है।
बलूचिस्तान का इलाका है नौसी और पंजकोर, जहां पर धमाके और फायरिंग की आवाजें सुनी गई हैं और धमाकों में कई अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह वफ्द के हमरा जमात इस्लामी के मरकजी दफ्तर इदारा नूर हक पहुंच गए। जमात इस्लामी के वफ्द से बातचीत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि बल्दियाती तरमीमी बिल में मजीद तरमीम के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। जमात इस्लामी का जमहूरी रवैया काबिल तारीफ है। ताहम उनका यह भी कहना था कि सारे इख्तियारात निचली सतह पर दे देंगे तो हम क्या करेंगे। शुक्रगुजार हूँ जमात इस्लामी का, मैं सिराजुल हक साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया था। इसमें सारा काउंसलर्स इलेक्ट होंगे जो भी, और वो जो यूनियन कमेटी के चेयरमैन होंगे वो इलेक्ट करेंगे मेयर कराची का। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर इलेक्ट होंगे वो अपना चेयरमैन इलेक्ट करेंगे। हम तो हर एक से बात करने के लिए तैयार है। हमारा मुल्क आइन के हवाले से चलता है। आइन में वफाक का एक काम है, अब आइन में सूबे का एक काम है। अगर सारे काम आप डिवॉल्व कर देंगे तो फिर बाकियों के रहने की जरूरत क्या है। सपोर्ट के बगैर वाटर बोर्ड अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता। इस वजह से हमने प्रपोज किया था कि मेयर के साथ साथ लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर भी हो, लेकिन दोस्तों का ख्याल था कि नहीं ऐसा ना करें, आप दे दें मेयर को। कमेटी जो बनाई हुई है वफाक के साथ, उसमें प्रेजेंटेशन हुई कि 650 MGD का वापदा ये प्रोजेक्ट बनाएगा। फाइनली जब अप्रूव होता है तो 260 का हो जाता है। हर तरीके से पानी अवेलेबल करेंगे। वफाक से छीनेंगे अपना हिस्सा, छीनेंगे नहीं अपना हिस्सा लेंगे। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि वफाक कराची को नजरअंदाज कर रहा है तो सिंध हुकूमत तवज्जो दे। शहर में पानी का शदीद बहरान है। वज़ीर आला सिंध के हमरा मीडिया से बात करते हुए कहा कि आबादी के तनासुब से यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़नी चाहिए। वाटर बोर्ड से मुतालिक मुतालबा पहले मान लिया जाता तो धरना न होता। मरदमशुमारी जो पिछले तरीके के मुताबिक करके हमारी आबादी को कम कर दिया गया, अब अगर उसी तरीके पे दोबारा हो जाएगी तो ये इस एक्सरसाइज और इन पैसों के खर्च करने का क्या फायदा। हमारा हाल तो वही रहेगा जो इस वक्त है। यूनियन कमेटियों पे हमारा अब भी इसरार है कि इसकी तादाद बढ़नी चाहिए। कराची के बहुत सारे मसाइल बड़े पैमाने पर सूबाई हुकूमत से वाबस्ता हैं, जिसके लिए हम आपसे लड़ेंगे भी, बात भी करेंगे, एहतिजाज भी करेंगे और जो हो सकेगा करेंगे और आपसे मनवाएंगे इंशाल्लाह। वाटर बोर्ड जिसके लिए बिल्कुल भी ये तैयार नहीं हो रहे थे, अगर आप पहले दिन इस बात को मान लेते तो शायद हम पहले दिन आपसे बातचीत करते, और लेकिन आप माने ही नहीं। वफाकी हुकूमत की तरफ से ये ज्यादती है कि वो 650 मिलियन गैलन के प्रोजेक्ट को उन्होंने 260 मिलियन गैलन कर दिया। क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है कि जिसके पीने के और इस्तेमाल के पानी के लिए पूरा विफाक जो है 1% पानी नहीं दे सकता। सीएम साहब की मौजूदगी में मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अगर विफाक हमें इग्नोर कर रहा है तो फिर सूबाई हुकूमत भी इस शहर को ऑन करे और अपने कोटे में से जो कुछ भी पानी यहाँ तक पहुंचा है कोई ऐसी चीज बनाई जाए कि जिसके नतीजे में ये 650 मिलियन गैलन इंश्योर हो जाए। फंक्शनल रोल जो है वो बल्दियात का और उसके अंदर उसकी पूरी मेंबरशिप और उसमें जो है पूरी तरह से उनका रोल जो बल्दियाती इदारों का वो होना चाहिए इन तमाम इदारों में। MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जिस तरह वजीर आजम और वजीर आला की मुद्दत खत्म होने के बाद अबूरी हुकूमत बनाई जाती है, इसी तरह मेयर की मुद्दत खत्म होने के बाद अबूरी मेयर बनाया जाना चाहिए। हैदराबाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया तो अदालत और ऐवान में जंग लड़ेंगे और फैसला सड़कों पर होगा। कल अदालतों ने अपनी, पाकिस्तान के निजाम इंसाफ ने अपनी लाज रखी है। तरमीम होनी चाहिए कि जिस तरह वजीर आजम की मुद्दत पूरी होने के बाद एक अबूरी वजीर आजम आता है, जिस तरह वजीर आला की मुद्दत पूरी होने के बाद एक अबूरी वजीर आला आता है, इसी तरह मेयर्स की मुद्दत पूरी होने के बाद सिर्फ महज 3 महीने के लिए एक अबूरी मेयर आए। 18वीं तरमीम डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए थी, एक्यूमुलेशन ऑफ पावर के लिए नहीं थी कि वफाक से सूबा तो ले ले, जागीरदार तो ले ले, वडेरा तो ले ले, आम सिंधी के पास, आम बलोच के पास, आम पख्तून के पास, आम पंजाबी, सराइकी, कश्मीरी और महाजिर के पास इख्तियार ना जा सके। जनाब कानूनी रास्ता नहीं छोड़ेंगे, ऐवान का रास्ता नहीं छोड़ेंगे और हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा तो फिर सड़क का रास्ता भी नहीं छोड़ेंगे। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से सल्ब किए गए इख्तियारात दोबारा मुकामी हुकूमतों को मिल गए हैं। यह हमारा क्रेडिट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि सिंध में जमहूरियत नहीं करप्ट निज़ाम चल रहा है। लोगों को मालूम ही नहीं कि हुकूमत चल कहाँ से रही है। अब हमारे सिंध के भाइयों के पास 2 ऑप्शन है,
یا تو پیپلز پارٹی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ایک عام سندھ کے یو سی چیئرمین کو طاقتور کرے، اختیار دے، انتظام دے، پیسہ دے، یا پھر مراد علی شاہ صاحب کی جو دوسری خواہشیں کر جائیں تو وہ بھی ایک اچھا آپشن ہے۔ میں تمام بورڈز کے اراکین سے گزارش کروں گا کہ عدالتی فیصلے میں آپ توہین کا مرتکب نہ ہوں اور فوری طور پر استعفیٰ دے کے اپنی جان چھوڑائیں۔ جمہوریت نہیں چل رہی تھی سندھ میں سسٹم چل رہے تھے۔ وڈیرا گینگ سے سندھ کو آزاد کرانے کی طرف یہ پہلا کامیاب قدم ہے، اور یہ اختیارات جو کہ صوبائی حکومت نے سلب کیے ہوئے تھے اب یہ سب کے سب مقامی لوگوں کے پاس آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب جلد از جلد قانون سازی کریں، سپریم کورٹ نے آپ کو جو ہدایت دی ہے اس پہ فوری طور پر عمل کریں۔ اور اب ذکر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خط کا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی واپسی سے متعلق حکومتی خط غیر قانونی اور توہین عدالت کے مرتکب ہے۔ اٹارنی جنرل کا خط زیر التوا مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، جسے کابینہ کے دم توڑتے سیاسی بیانیے کی حمایت اور میڈیا ٹرائل کی نیت سے جاری کیا گیا۔ نواز شریف کی واپسی کے لیے اٹارنی جنرل کا خط، شہباز شریف نے خط کو توہین عدالت قرار دے دیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نے اٹارنی جنرل خالد جاوید کو خط کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ آپ کے خط کے مندرجات سے اتفاق نہیں کرتا۔ تاثر ملا کہ خط سیاسی مقاصد کے لیے لکھا گیا ہے۔ کابینہ کی ہدایت پر لکھا گیا خط شریف خاندان کے میڈیا ٹرائل کی کوشش ہے۔ آپ کا یہ خط ماورائے قانون اور لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت کیس میں توہین عدالت کے مترادف ہے۔ عدالتی حکم کی روشنی میں تمام رپورٹس متعین مدت میں جمع کرائی گئی ہیں۔ انڈرٹیکنگ کے مطابق تمام ذمہ داریاں بر وقت ادا کی گئیں، کبھی ان سے صرف نظر نہیں کیا گیا۔ اٹارنی جنرل کا خط خلاف قانون، بلا جواز اور کسی قانونی اختیار کے بغیر ہے۔ یہ زیر التوا مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، جو کابینہ کے دم توڑتے سیاسی بیانیے کی حمایت اور میڈیا ٹرائل کی نیت سے جاری کیا گیا ہے۔ خط لکھ کر جس طرح کردار کشی کی گئی، اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے نواز شریف کی واپسی کے لیے ضامن شہباز شریف کو خط لکھا تھا، جس میں کہا تھا کہ نواز شریف علاج کرانے کے لیے 4 ہفتے کے لیے باہر گئے اور آپ نے واپسی کی تحریری یقین دہانی کرائی تھی۔ خط ملنے کے 10 روز میں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس جمع کرائیں، ورنہ آپ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور جہانگیر ترین کے کیسز کی تحقیقات کرنے والے ایف آئی اے کے افسران کے تبادلے واپس لینے کے لیے ڈائریکٹر ایف آئی اے نے ڈی جی ایف آئی اے کو خط لکھ دیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور جہانگیر ترین کیس کی تحقیقات کرنے والے ایف آئی اے افسران کو واپس لانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے محمد رضوان نے ڈی جی ایف آئی اے کو بھیجے گئے خط میں کہا ہے کہ 5 ایسے افسران کے تبادلے کیے گئے ہیں جو اہم کیسز کی تحقیقات کر رہے تھے۔ ان افسران کا محکمہ کی روٹیشن پالیسی سے بھی کوئی تعلق نہیں، لہذا تبدیل ہونے والے 5 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز علی مردان شاہ، امائد ارشد بٹ، زوار احمد، شیراز عمر اور رانا محمد فیصل منیر کے تبادلوں کے احکامات واپس لیے جائیں۔ 1 روز قبل اسسٹنٹ ڈائریکٹرز عہدے کے افسران کو تبدیل کیا گیا تھا۔ ان میں ایسے افسران بھی تبدیل کر دیے گئے جو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور جہانگیر ترین کے کیسوں کی بھی تحقیقات کر رہے تھے۔ شہباز شریف اور جہانگیر ترین کے خلاف انکوائری کرنے والے ایف آئی اے ٹیم کی تبدیلی کو حکومتی اراکین نے پالیسی میٹر قرار دے دیا۔ اپوزیشن نے کہا کہ دوسروں کو چور کہنے والے خود چور ہیں۔ اسلام آباد سے نوید اکبر کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے چینی اسکینڈل کی تحقیقات کرنے والے ایف آئی اے افسران کی تبدیلی کے معاملہ پر اراکین نے پارلیمنٹ نے منقسم رائے کا اظہار کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ابراہیم خان کا کہنا تھا کہ یہ تبدیلی کسی ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ شہباز شریف اور جہانگیر ترین دونوں کے لیے ہے۔ یہ کسی پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، اگر پرسن اسپیسیفک ہوتی تو شہباز شریف صاحب کا بھی ہے اور جہانگیر ترین صاحب کا بھی ہے، باقی تو یہ کوئی پالیسی میٹر میں یہ آتا ہے، نہ کہ کوئی پرسن اسپیسیفک۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ نام نہاد احتساب کا نظام مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، دوسروں کو چور کہنے والے خود چور ہیں۔ وزیر اعظم استعفیٰ دیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں نام نہاد احتساب کا سسٹم ہے، وہ تو میرے خیال میں مکمل طور پر کلیپس ہو چکا ہے۔
चाहे नैब हो या FIA हो। नैब के कवानीन है, ये बराए इंतकाम है, एहतसाब कम है और इंतकाम ज़्यादा है। और अभी आपने प्रिवेलिंग सिनारियो में आपने खुद भी देख लिया है कि ये जिस तरह तब्दीली का नारा लेके आ रहे थे, सिवाय नाअहली नाकामी कुछ भी इनके हाथ में नहीं है। अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि सियासी जमातें आज फिर नो एहतसाब का निजाम तश्कील दें, जिसकी साख भी हो और जो गाय जन्मदार भी हो। नवीद अकबर, आई न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सदाकती निज़ाम आएगा, ना इमरजेंसी लग रही है, ना कोई अदम एतमाद आएगी। डील और ढील की भी कोई बात नहीं हो रही। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ जाली रिपोर्ट पर बरतानिया गए, ये जाली रिपोर्ट पर लंदन में ही क़याम करना चाहते हैं। ना कोई सदारती तर्ज हुकूमत की बात हो रही है, ना एमरजेंसी की कोई बात हो रही है, ना कोई ढील या ढील की बात हो रही है, और ना ही अदम एतमाद की बात हो रही है। अगर अदम एतमाद का किसी को शौक है तो वो पूरा कर ले। नवाज शरीफ साहब एक बदनसीब इंसान है, जाली रिपोर्ट से गया और जाली रिपोर्ट से वहां क्याम करना चाहते हैं। वो कह रहा है कोरोना की वजह से वो इलाज नहीं ला सके, और लोगों को कहते हैं कि कोरोना के लिए कोरोना में जुलूस की सूरत में इस्लामाबाद जाओ। चीन से हमारा जो तल्लक और रिश्ता है और जो CPEC के मामलात हैं, ये सारे इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर के दौरे की मौजूदगी में वहां तय पाएंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत ने उनसे ओहदे का हलफ लिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल मुल्क के 28वें चीफ जस्टिस हैं। वो 1 साल 6 माह और 25 दिन इस ओहदे पर रहेंगे। 17 सितंबर 2023 को ओहदे से रिटायर होंगे। मैं जस्टिस उमर अता बंदियाल सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस बन गए। कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में सजी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस उमर अता बंदियाल से चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जस्टिस उमर अता बंदियाल। तकरीब में वजीर आजम इमरान खान, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, जजेज और वकला समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 1983 में लाहौर हाई कोर्ट से वकालत का आगाज किया। 2004 में लाहौर हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। 2007 में PCO के तहत हल्फ लेने से इनकार किया। वकला की तहरीक के बाद बहाल हुए। 2012 में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात हुए। जस्टिस उमर अता बंदियाल 17 सितंबर 2023 तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर तैनात रहेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इब्तदाई तालीम पाकिस्तान में ही हासिल की, जबकि आला तालीम बरतानिया से मुकम्मल की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना है कि ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात का बोझ कम करना है तो वकला तैयारी करके आया करें। वकला से गुफ्तगू में मशवरा दिया कि वो केसेस के इल्तिवा से गुरेज करें। नईम बुखारी ने कहा वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट का इंतजार करेंगे ताकि उनसे दोबारा मुलाकात हो सके, जिस पर कमरे अदालत में कह गूंज उठे। अदालत पहुंचने पर चीफ जस्टिस को पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, मलका कोहसार मरी में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का यह सिलसिला जुमरात की रात तक जारी रहेगा। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल हमीद अब्बासी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मरी और गिरदोनवा में दिन को जारी होने वाला बर्फबारी का सिलसिला बगैर वक्फे से अभी तक जारी है। मरी में टूरिस्ट की आने पर पाबंदी थी, तो उसके बाद जो ही पाबंदी खुली है तो मुल्क भर से टूरिस्ट की भी काफी तादाद मरी पहुंची हुई है। हम लोग लाहौर से हैं और यहाँ का वेदर बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे जो है कोई भी ऐसा मसला नहीं है। आप लोग आ सकते हैं,
راستے بھی کھلے ہیں اور مشینیں بھی لگی ہوئی ہیں جو وقفے وقفے سے برف کو ہٹا رہی ہیں. سیاح آرام سے مری پہنچ رہے ہیں. ابھی جتنے بری کے داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں سے برف باری ہٹا دی گئی ہے اور بس سڑکوں کی صفائی کا سلسلہ جاری ہے. اگر دوسری طرف بات کی جائے تو انتظامیہ متحرک دکھائی دے رہی ہے اور سڑکوں پہ محکمہ ہائی وے کی مشینری بھی موجود ہے اور وارڈنز بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں, جبکہ ضلع پولیس بھی ڈیوٹی کر رہی ہے. اور دوسری طرف جتنے بھی ٹورسٹ ہیں وہ بآسانی مری پہنچ رہے ہیں اور مری سے خوب انجوائے کر رہے ہیں. اسلام آباد اور راولپنڈی میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش سے موسم سرد ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق کل بالائی خیبر پختونخوا, اسلام آباد, شمال مشرقی پنجاب, کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوگی. زوب ڈویژن کے بیشتر اضلاع قلعہ سیف اللہ, مسلم باغ, دکھی, موسیٰ خیل میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. لورالائی اور قلات میں گرد و غبار کے طوفان کے باعث معمولات زندگی متاثر ہیں. بازار شام سے پہلے ہی بند کر دیے گئے جبکہ لوگ گھروں تک محدود ہیں. مسافروں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. دنیا موسمی تغیرات کی لپیٹ میں ہے. ایکواڈور میں طوفانی بارشوں سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. درخت, گاڑیاں, ہر شے سیلاب کی نظر ہو گئی. مٹی کے تودے گرنے سے 24 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 12 لاپتہ ہیں. متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹیمیں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہیں. دبئی سمیت متحدہ عرب امارات بلومبرگ کی کووڈ ریزیلنس رینکنگ میں پہلے نمبر پر آ گیا. یو اے ای نے کامیابی کا یہ سفر کیسے جاری رکھا, جانیں گے اس رپورٹ میں. کورونا کی نئی لہر اومیکرون آئی تو یورپ کے کئی حصوں میں بھی دوبارہ لاک ڈاؤن ہو گیا, لیکن دبئی سمیت یو اے ای میں یہ راستہ اختیار نہیں کیا گیا. بڑے پیمانے پر انتہائی کم قیمت پر ویکسینیشن اور مؤثر حفاظتی اقدامات کے ذریعے کورونا کی نئی لہر کو کنٹرول میں رکھا گیا. کورونا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے بہت سارے اقدامات کیے, سخت گائیڈ لائنز پر عمل کرایا. حکومت نے شروع میں جو اقدامات کیے ان میں ایک شہریوں کو ذمہ داری دینے کی مہم بھی تھی. اس کے نتیجے میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوا. لوگ عوامی مقامات پر کسی کا ماسک اترا ہوا دیکھتے تو اسے کہتے ماسک پہن لیں. کورونا پابندیوں کے ساتھ سیاحوں کی آمد و رفت بھی جاری رکھی گئی. یہی وجہ ہے دبئی ایکسپو میں جانے والوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے. متحدہ عرب امارات کورونا کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کرنے والے ملکوں میں سب سے آگے ہے. بلومبرگ کی کووڈ ریزیلینس رینکنگ میں جنوری میں بھی یو اے ای پہلے نمبر پر رہا. دوسرے نمبر پر سعودی عرب, تیسرے پر فن لینڈ اور چوتھے پر ترکی آیا, جبکہ امریکہ 23ویں نمبر پر رہا. پاکستان اس فہرست میں 38ویں نمبر پر تھا. اس درجہ بندی میں 53 ممالک کا احاطہ کیا گیا. گزشتہ سال نومبر میں بھی متحدہ عرب امارات پہلی پوزیشن پر تھا. کووڈ ریزیلینس رینکنگ کے لیے دیکھا یہ جاتا ہے کہ صحت کی دیکھ بھال کا معیار کیسا ہے, وائرس سے اموات کی شرح کیا ہے, ویکسینیشن کتنی کی گئی ہے اور سفر کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے کیا صورتحال ہے. مجموعی طور پر 12 ایسے اشاریے ہیں جن کی بنیاد پر یہ رینکنگ بنتی ہے. امین خاسکیلی, آج نیوز. مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد آپ آج کے ساتھ رہیے.